नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अहमदाबाद में 27 जून को होने वाली ऐतिहासिक रथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। प्रशासन और पुलिस विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी रणनीति तैयार कर ली है। शहर के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी और इसके साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी से पूरे रूट की निगरानी की जाएगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और इसके अलावा रथ यात्रा मार्ग की साफ सफाई और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि आयोजन शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से संपन्न हो सके। तो अहमदाबाद में 27 जून को भव्य यात्रा निकलेगी, जिसके लिए तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है और ऐसे में पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी भी जो है देखने को मिल रही है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने रणनीतियां भी बनाई हैं। और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है अंतरिक्ष मिशन पर रवाना होने वाले हैं और इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। AXI OM4 अंतरिक्ष मिशन जो है इसी पर जाने वाले हैं और इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख समेत सभी वायु योद्धाओं ने उन्हें और उनकी टीम को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की सुरक्षित और सफल यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी है। ये मिशन भारतीय अंतरिक्ष इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने जा रहा है, जिससे देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को एक नई ऊंचाई मिलेगी। बढ़ते हैं आगे। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने वंदे भारत ट्रेन से नौगाम से कटरा तक की यात्रा कर इसे जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी सौगात बताया है और उन्होंने कहा कि यह ट्रेन सेवा राज्य के लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि सड़क मार्ग से यात्रा करना अक्सर ही कठिन हो जाता है और हवाई यात्रा आम लोगों की पहुंच से बाहर है। ऐसे में वंदे भारत ट्रेन एक सुलभ और सुविधाजनक विकल्प प्रदान करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे न केवल यात्रियों को राहत मिलेगी बल्कि जो है पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। फारूक अब्दुल्ला ने ट्रेन की यात्रा को आरामदायक और सुविधाजनक बताया है। साथ ही केंद्र सरकार से इस तरह की और ट्रेन सेवाएं शुरू करने की मांग की है। उनका मानना है कि इस कदम से राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गति मिलेगी। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं इस ट्रेन से जा रहा हूं कटरा। यह हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा हुआ है। दो चीजें, एक टूरिस्ट के लिए भी, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए भी कि हम आज़ादी से जा सकेंगे। अब रास्ते की परवाह नहीं है हमें ज़्यादा, क्योंकि रास्ता कई दफ़ा ख़त्म हो जाता है। दूसरा, जहाज़ वाले भी फेयर बहुत ऊपर कर देते हैं। अब हम लोगों को फ़ायदा होगा इससे और हम उम्मीद करते हैं इसका। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं इस ट्रेन से जा रहा हूँ कटरा। यह हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा हुआ है। दो चीजें, एक टूरिस्ट के लिए भी, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए भी कि हम आज़ादी से जा सकेंगे। अब रास्ते की परवाह नहीं है हमें ज़्यादा, क्योंकि रास्ता कई दफ़ा ख़त्म हो जाता है। दूसरा, जहाज़ वाले भी फेयर बहुत ऊपर कर देते हैं। अब हम लोगों को फ़ायदा होगा इससे और हम उम्मीद करते हैं इसका। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं इस ट्रेन से जा रहा हूँ कटरा। यह हमारे लिए सबसे बड़ा। और बढ़ते हैं आगे। चंडीगढ़ से खबर आपको बताते चले जहां चंडीगढ़ विधानसभा परिसर में योग उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। जन जागरण और स्वास्थ्य को लेकर संदेश भी दिया। विधायकों अधिकारियों ने सामूहिक योगाभ्यास भी किया है। तो चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा परिसर में योग उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिस्सा लेकर योग महत्व को रेखांकित किया है और बढ़ा दिया है। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में स्वास्थ्य और मानसिक शांति को लेकर जागरूकता फैलाना था। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि योग सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का भी माध्यम है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से अपील की है कि वे नियमित रूप से जो है योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। विधानसभा के कई सदस्य, अधिकारी और कर्मी भी इस आयोजन में उत्साह के साथ शामिल हुए और सामूहिक योगाभ्यास भी किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया गया और इस आयोजन के जरिए न केवल फिटनेस को बढ़ावा मिला बल्कि ये संदेश भी गया कि सरकारी स्तर पर योग और स्वस्थ जीवन शैली को लेकर गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं।
और बिहार के गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी और उन्होंने बताया कि सभी मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्र और विकास से जुड़ी उपलब्धियां जनता के सामने रखने को कहा गया है। मांझी ने बताया कि पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वे 11 सालों की ऐतिहासिक उपलब्धियों की जानकारी देंगे और उन्होंने सरकार की उपलब्धियों में अनुच्छेद 370 को हटाने, 3 तलाक कानून को खत्म करने और ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों को ऐतिहासिक बताया है। जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को दोहराते हुए कहा कि हम 2047 तक विकसित भारत का सपना जरूर पूरा करेंगे। देखिए, इस पर हम लोग कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सभी मंत्रियों को कहा गया है कि अपने क्षेत्र, अपने राज्य और अपने विभाग के संबंध में 11 साल की जो उपलब्धियां हैं उसको गिनाया जाए, कहा जाए। तो कल पटना में हमने तय किया है, वहाँ करेंगे हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जहाँ तक यहाँ की बात, आपके सामने की बात है, हम समझते हैं कि 11 साल में ऐसी ऐसी बातें घटी है जिसको हम आप सब लोग याद कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर की घटना हुई, आप कम से कम अन्य लोगों को आहत किए हुए, खास करके आतंकवादियों के नेत्र को उजाड़ा गया, सफलतम ऑपरेशन हुआ, ये बहुत अच्छी बात हुई। उसी प्रकार से 370 कानून जो कश्मीर में था उसको भी हटाने की बात इसी पीरियड में। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के कल्दी वन क्षेत्र से आग लगने की खबर सामने आई है और इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आग लगी हुई है। और इस वन क्षेत्र में लगी आग धीरे धीरे विकराल रूप लेती नजर आई। तेज हवाओं के कारण आग और तेजी से फैल गई, जिससे राहत और बचाव कार्य में बाधा भी उत्पन्न हो रही है। और स्थानीय प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के प्रयासों में जुटी हुई है। दमकल कर्मियों ने इलाके की घेराबंदी कर आग को और फैलने से रोकने की कोशिश की है। फिलहाल राहत कार्य लगातार जारी है, लेकिन आग के कारण वन्य जीवों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है और पर्यावरण को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और जरूरत पड़ने पर सहयोग करें। धधकती हुई नजर आ रही है। उधमपुर के कल्दी वन क्षेत्र में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड और प्रशासन राहत कार्य में जुटे हुए हैं, यानी कि वन का एक बड़ा हिस्सा इस आग की चपेट में, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। और महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुंब्रा में हुए रेल हादसे को लेकर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गहरी संवेदना जताई है और उन्होंने इस दुर्घटना को अत्यंत दुखद बताया। साथ ही मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी जताई। शिंदे ने कहा कि घायलों का इलाज तेजी से चल रहा है, उन्हें हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने खुद डॉक्टरों से बातचीत कर घायलों की स्थिति की जानकारी भी ली। उप मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी इस घटना को लेकर बात की और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की है। शिंदे ने भरोसा जताया कि रेलवे इस हादसे को गंभीरता से लेकर आवश्यक सुधार करेगा और इस हादसे के बाद राज्य प्रशासन भी सतर्क है और राहत कार्यों की निगरानी की जा रही है। बढ़ते आगे, कर्नाटक के मंगलुरु में समुद्री हादसे के बाद सिंगापुर के झंडे वाले कार्गो जहाज MV1 हाई
503 के 18 चालक दल के सदस्यों को रेस्क्यू किया गया। बचाए गए सभी सदस्यों को भारतीय सेना के जहाज INS सूरत द्वारा न्यू मंगलुरु पोर्ट अथॉरिटी पनम्बूर लाया गया है और इसमें से 6 गंभीर रूप से घायल सदस्यों को तुरंत एजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर दिनेश कदम ने बताया कि इन 6 मरीजों में 3 चीनी, 2 बर्मी और 1 इंडोनेशियाई नागरिक है। 2 की हालत गंभीर है, जिनके शरीर पर 35 से 40% जलन है और वायुमार्ग में जलन के कारण उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और उन्हें चिकित्सा सुविधाएं जो है वो दी जा रही है। हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को ब्यावर के जवाजा में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आयोजित एक सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने पानी की बचत और स्वच्छता को लेकर जन जागरूकता की आवश्यकता बताई और इन उद्देश्यों को पाने के लिए नई सरकारी पहलों की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संकट से निपटने के लिए सरकार ठोस के जरिए जनता को भी इसमें भागीदार बनाया जा रहा है। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री की मौजूदगी से जल संरक्षण को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने का स्पष्ट संदेश गया है। आज हम सब एक पवित्र कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं। इस धरा को संजीवनी देने वाले जल संरक्षण के एक महान संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी एक साथ आए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, हमने 5 जून को, क्योंकि 5 जून को पर्यावरण दिवस भी था और गंगा दशहरा भी था। पर्यावरण दिवस के साथ गंगा दशहरा का होना यह संयोग है, लेकिन वो संयोग ऐसा है कि आप सभी जानते हैं कि गंगा दशहरा वो है कि जब मां गंगा का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ, वो गंगा दशहरा है, गंगा दशहरा। और हम सबकी मान्यता है, हमारी सनातन संस्कृति में मानता है कि गंगा दशहरा के दिन हमारी माता बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे सभी लोग सरोवर में, तालाब में, बांध में, कुएं पर, बावड़ी में, सभी जगह सुबह स्नान करते हैं और उसके बाद भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं और ये मन्नत मांगते हैं कि हे गंगा मां, तो हमारे जीवन में किसी भी तरह से पानी की कमी नहीं रहे, हमारे सब जल स्रोत भरे रहे, हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आए, जिससे कि हमारा किसान का काम भी हो, अन्न और धान। आज हम सब एक पवित्र कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं। इस धरा को बढ़ते आगे, अमृतसर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। डीएसपी अटारी लखविंदर सिंह के मुताबिक जांच रिमांड पर चल रहे आरोपी तरसेम सिंह को हथियार बरामदगी के लिए ले जाया गया, जहां उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई। पुलिस के अनुसार तरसेम सिंह एक गिरोह से जुड़ा हुआ है और उस पर करीब 12 आपराधिक और नार्को संबंधित मामले पहले से ही दर्ज है। घायल आरोपी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और वसुधैव कुटुंबकम संस्कृत का एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही विस्तृत है। इसका अर्थ है पूरा विश्व एक परिवार है, लेकिन सवाल यहाँ ये कि क्या सच में पूरा विश्व एक परिवार है या कोई भी देश भारत के अलावा ऐसा सोचता है? तो शायद सबका जवाब एक ही होगा, नहीं। आज बढ़ती जरूरतों के दौर में लोग सिर्फ अपने लिए जीने, अपने बारे में सोचने लगे हैं और ऐसा ही कुछ भारत के साथ भी हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के देश भारत को लेकर चिंतित होने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत ने इस कार्रवाई के दौरान स्वदेशी रूप से विकसित हथियारों से अपनी हथियारों को दुनिया के देशों के सामने डेमो दिया है, सभी के सुर बदले नजर आ रहे हैं। अमेरिका के विचार पूरी तरह से बदले हैं। चीन खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहा है, उधर रशिया भी चिंतित नजर आ रहे हैं। तो आखिर रशिया की चिंता क्यों बढ़ गई है, ये रिपोर्ट देखिए।
रूस की चिंता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव हर मंच पर कहते हुए दिखाई देते हैं कि पश्चिमी देश लगातार चाइना और भारत को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम चीन विरोधी नीति को हवा दे रहे हैं कि हमारे अच्छे दोस्त भारत और पड़ोसी चीन के बीच टकराव बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस बात को उन्होंने तब भी कहा था जब क्वाड संगठन को बनाया गया था। लावरोव ने कहा था कि पश्चिम के देशों ने एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक कहना शुरू कर दिया है। स्पष्ट है कि पश्चिम चीन विरोधी नीति को हवा दे रहा है। ये हमारे अच्छे दोस्त भारत और पड़ोसी चीन के बीच टकराव बढ़ाने के लिए है। पश्चिम के देशों ने एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक कहना शुरू कर दिया है। स्पष्ट है कि पश्चिम चीन विरोधी नीति को हवा दे रहा है। यह हमारे अच्छे दोस्त भारत और पड़ोसी चीन के बीच टकराव बढ़ाने के लिए है। पश्चिम के देश इस इलाके में अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। पश्चिम की इस नीति को राष्ट्रपति पुतिन ने बांटो और राज करो बताया था। यह पहली बार नहीं है जब रूसी विदेश मंत्री ने भारत और चीन के संबंधों में पश्चिम की भूमिका की आलोचना की है। इससे पहले 2020 में भी लावरोव ने कहा था कि पश्चिम एक ध्रुवीय विश्व बहाल करना चाहता है, मगर रूस और चीन उसके मातहत नहीं होंगे। वहीं इसी महीने जब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के इलाके में हमले कर रहे थे तो उम्मीद की जा रही थी कि क्वाड के सदस्य देश भारत का समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि क्वाड कोई सुरक्षा गठजोड़ नहीं है, लेकिन फिर भी क्वाड को लेकर उदासीनता देखी गई है। रूस की चिंता भारत की बदलती रणनीति, भारत की सैन्य निर्भरता, बदलाव की तस्वीर, भारत की ओर बढ़ता पश्चिम, भारत का सैन्य आपूर्ति स्रोत बदलता, भारत की नई रक्षा रणनीति, मेक इन इंडिया, डाइवर्सिफिकेशन। रूस की यह चिंता यह स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि भारत के खेमे में कुछ तो चल रहा है जिससे रूस की चिंता बड़ी है। तो आपको बता दें कि रूस का डर है कि भारत की निर्भरता उस पर से खत्म ना हो जाए, क्योंकि सैन्य आपूर्ति के मामले में भारत की निर्भरता रूस पर कम हुई है। भारत सैन्य आपूर्ति के मामले में पश्चिम की ओर शिफ्ट हो रहा है। आने वाले समय में यह ट्रेंड और बढ़ेगा, जो हाल ही में राफेल एम के रूप में देखने को मिला है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के मुताबिक 2009 से 2013 के बीच भारत का 76% हथियार आयात रूस से होता था, लेकिन 2019 से 2023 के बीच रूस से होने वाला हथियार आयात गिरकर 36% पर आ गया है। हालांकि यूक्रेन से जंग के दौरान रूस से भारत का व्यापार बढ़ा है, लेकिन ये बढ़ोतरी भारत के ऊर्जा आयात के क्षेत्र में है। पिछले साल दोनों देशों के बीच 66 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था, लेकिन इसमें 40% रूसी तेल था और 36% रूसी हथियार था। भारत आत्मनिर्भर बने, पश्चिम का भारत पर विश्वास, चीन को काबू में करना संभव, रूस की बदलती स्थिति, 1962 का जंग, भारत रूस संबंध और चीन की आक्रामकता, भारत पश्चिम से संबंध सीमित करे रूस, भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़े, भारत नवाचार पर करे फोकस। वहीं पश्चिम को लगता है कि चीन को काबू में करना है तो भारत अहम देश है। दूसरी तरफ भारत को लगता है कि सीमा पर चीन की आक्रामकता को जवाब देना है तो पश्चिम की मदद जरूरी है। ऐसे में रूस के विदेश मंत्री का मानना है कि पश्चिम भारत और चीन में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच तो ये है कि भारत रूस पर निर्भर नहीं रह सकता। अगर चीन का सामना करना है तो रूस इसमें मददगार साबित नहीं होगा, क्योंकि 1962 की जंग में रूस ने भारत की मदद नहीं की थी। अब रूस खुद ही चीन यूक्रेन के साथ जंग में उलझकर एक जूनियर पार्टनर बनकर रह गया है। रूस की निर्भरता चीन पर बढ़ गई है।
ऐसे में यह संभव नहीं है कि भारत रूस के कहने पर पश्चिम से संबंध सीमित कर ले, क्योंकि चीन लगातार आक्रामक नीति के साथ आगे बढ़ रहा है, जो पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला है, और रूस इस दौरान पूरी तरह से बचता हुआ दिखा। हालांकि रूस भी वही बोला जो भारत ने कभी रूस को ज्ञान दिया था कि युद्ध से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पीस, डिप्लोमेसी और डायलॉग से दोनों देश इसे हल करें। ये माना जा सकता है कि चीन में नाराजगी हो, लेकिन भारत जंग के समय भी रूस को आर्थिक तौर पर मदद दे रहा था। हालांकि इससे बेहतर है कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ने पर बल दे, साथ ही रक्षा के क्षेत्र में विश्व के देशों को अपने खेमे में लेकर निर्यात को बढ़ाए और साथ ही नवाचार पर बल दें। अमेरिका की शिकायत रहती है कि भारत रूसी छाया से बाहर नहीं निकल पा रहा, और रूस की शिकायत रहती है कि भारत पश्चिम के लिए चीन विरोधी मोहरा बन रहा है। इसे भारत की बढ़ती प्रासंगिकता के रूप में भी देखा जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दुविधा के रूप में भी। लेकिन अमेरिका का इतिहास पुराना है कि उसने कभी भारत के पक्ष में नहीं रहा। इसे ऑपरेशन सिंदूर के दौर में भी देखा जा सकता है। हालांकि रूस ने भी पक्ष नहीं लिया, लेकिन जरूरत है कि वासुदेव कुटुंबकम की विचारधारा के साथ आगे बढ़े और दूसरे देशों पर से निर्भरता कम करे। भारत को अपनी बढ़ती प्रासंगिकता और वैश्विक स्थिति का सही इस्तेमाल करना चाहिए। उसे रूस, अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाए रखते हुए अपने हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए। आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ते हुए भारत को अपनी रक्षा रणनीतियों और निर्यात को बढ़ाना चाहिए, ताकि वे दुनिया में अपने स्थान को मजबूती से स्थापित। रूस की चिंता का अंदाजा इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।